हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में आई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज़ के एपिसोड फर्स्ट को। एंड गाइस प्लीज़ मैंने चैनल स्टार्ट ही किया है तो आई रियली नीड यू सपोर्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं कहानी पर। कहानी शुरू होती है और हमें एक आवाज़ सुनने को मिलती है जो कि थी ग्लैड्रियल की, जो हमें बता रही थी कि प्रारंभ में कोई बुरा नहीं होता, लेकिन एक वक्त था जब इस नई बसी दुनिया में किसी ने सूर्य का प्रकाश नहीं देखा था, पर तब भी उम्मीद की एक रोशनी कायम थी। जहां हमें उसके बचपन का सीन देखने को मिलता है, जहां ग्लैड्रियल कागज़ की एक बोट बनाकर उसे बहते पानी में छोड़ती है, लेकिन उसके बाकी दोस्त उसे पत्थर मारकर डुबो देते हैं। ग्लैड्रियल को गुस्सा आता है और उनसे झगड़ने लगती है। ग्लैड्रियल और उसके ये सभी साथी एल्फ्स थे। तभी ग्लैड्रियल का भाई आता है और उसे रोशनी और अंधेरे में फ़र्क बताता है। ग्लैड्रियल पूछती है कि कभी कभी लहरों की चमक और आसमान की रोशनी बिल्कुल एक जैसी लगती है। कह नहीं सकते कि कौन सी रोशनी सही है और कौन सी गलत, कौन सी रोशनी सही रास्ता दिखाएगी। तो उसका भाई उसे कान में कुछ कहता है और कहता है कि तुम्हें सच की खोज में अकेले ही जाना होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं ये ज़रूरी नहीं। फिर ग्लैड्रियल की आवाज़ आती है जो बताती है हमने मौत का रूप नहीं देखा था, हमें लगा था कि हमारी खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, सोचा था हमारी रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जब वो शैतान मोरकोट हमारी रोशनी छीनने आया तब हमने विरोध किया और एल्फ की सेनाएं जंगे मैदान में उतरी। हमने हमारा घर वैलिनोर छोड़ दिया और दूर रियासत की ओर चल पड़ी, जहाँ बेहद ही अनजाने खतरे, तरह तरह के खतरनाक जीव हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और उस जगह का नाम था मध्य धरती, जहाँ उनका भयंकर जंग होती है। और इस जंग ने मध्य धरती को तबाह कर दिया था। उसके घाव सदियों तक रहे और अब हम मौत के कई रूप देख चुके थे। अंत में मोरकोट की हार तय थी, लेकिन लाखों घर उजड़ने के बाद मोरकोट के और मध्य धरती के कोने कोने में फैल चुके थे और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही थी। और ये सब कर रहा था एक निर्दयी और शातिर जादूगर, मोरकोट का सबसे बड़ा जादूगर साउरोन। मेरे भाई ने उसे ढूंढकर उसे ख़त्म करने की कसम खाई थी, लेकिन उससे पहले ही साउरोन ने उन्हें मार दिया और उनके शरीर पर एक निशान दाग दिया, ऐसा निशान जिसका मतलब हमारे काबिल एल्फ भी समझ नहीं सके। और अब ग्लैड्रियल बड़ी हो चुकी थी और अपने भाई की मौत देखकर उसी वक्त वो अपने भाई की अधूरी कसम को पूरा करने का प्रण लेती है और निकल पड़ती है शिकार के लिए दुनिया के अंतिम छोर तक, साउरोन की खोज में। समय बीतता गया, लेकिन साउरोन का कोई नामो निशान ही नहीं था। कई एल्फ्स के जहन से तो साउरोन का दिया दर्द धीरे धीरे धुंधला होता गया और फिर मिट गया। कितनों ने तो ये मान लिया था कि साउरोन अतीत की गहराइयों में कहीं खो गया है और अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन ग्लैड्रियल का दिल ये मानने को तैयार नहीं था और वो अपनी खोज जारी रखती है। अपने साथियों के मना करने के बावजूद भी वो बर्फीली वादियों, चट्टानों, भयानक बर्फीले तूफानों के बावजूद भी हार नहीं मानती और आखिरकार वो उस जगह को ढूंढ ही लेती है जहाँ जंग के बाद सभी ऑर्क्स इकट्ठा हुए थे। और उसे वहाँ वही निशान मिलता है जो साउरोन ने उसके भाई पर छोड़ दिया था। और अब उसे यकीन हो गया था कि साउरोन यहाँ आया था और वो मरा नहीं बल्कि जंग से भाग गया था। तो वो सुबह होते ही उत्तर की दिशा की ओर खोज पर जाने का फैसला करती है। तभी उन पर एक भयानक जीव हमला कर देता है। ग्लैड्रियल उसे जगह जगह से खंजर से काटकर पहले तो उसे कमज़ोर करती है और फिर अंतिम वार उसकी खोपड़ी में करती है, जिससे वो जीव वहीं मर जाता है। फिर हम सीन देखते हैं रोवानियन का, जहां हम दो यात्रियों को देखते हैं जिन्हें अपने पीछे किसी की आहट होती है। उनमें से एक बताता है कि शायद वह एक हारफेट था और वो दोनों वहां से डरकर आगे की ओर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं हारफेट जनजाति के लोगों को, जो कि सुरक्षित रहने के लिए घास और पत्तों के घर बनाकर उनमें छिपकर रहते थे। यहाँ हमारी मुलाकात नोरी से होती है, जो कि एक चंचल और जिज्ञासु मिजाज की लड़की थी। वो इस तरह रहकर बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया देखनी थी, उसे दुनिया घूमना था और नई नई चीज़ें देखनी थी। यहाँ वह अपने भाई बहन, माता पिता, दोस्तों और जनजाति के लोगों के साथ अपनी छोटी सी बस्ती में रहती थी। फिर हम देखते हैं लिंडन राज्य को, जहाँ ना चाहते हुए भी ग्लैड्रियल को वापस आना पड़ा था। और वापस आकर वो सबसे पहले अपने दोस्त एल्ड्रोन से मिलती है, जो कि इस राज्य का राजदूत था। जहाँ हमें पता चलता है कि ग्लैड्रियल अब उत्तर सेना की सेनापति बन चुकी थी। ग्लैड्रियल उसे साउरोन के बारे में सब कुछ बताती है और उसे महाराज से मिलवाने के लिए कहती है, ताकि वो महाराज से साउरोन को ढूंढने के लिए सेना की मांग कर सके। एल्ड्रोन उसे समझाता है कि वो तुम थी जिसने महाराज के आदेश को ना मानकर अपनी खोज को जारी रखा, लेकिन फिर भी महाराज ग्लैड्रियल को उसकी बहादुरी के लिए आज समारोह में सम्मानित करने वाले हैं।
इसलिए उसे अब महाराज को नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद वो तुम्हारी उम्मीद को तोड़ दे। लेकिन ग्लैडियल अभी भी महाराज से मिलने की जिद पर अड़ी थी। अब हम हार्फिट्स को देखते हैं, जहाँ नोरी अपनी माँ से कहती है कि क्या आपको दक्षिण में कभी खतरा महसूस हुआ, और बाहरी दुनिया के बारे में बातें करने लगती है। लेकिन उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है कि हम हार्फिट्स की दुनिया सभी फिक्र से आज़ाद है, जो कारवां के साथ चले वो कभी अकेला ना पड़े, और हम संगठित रहकर ही सुरक्षित हैं। फिर हम समारोह का सीन देखते हैं, जहाँ महाराज ग्लैडियल और उसके साथियों को सम्मानित करते हैं और उन्हें पुरस्कार में पश्चिम में अपने घर वेलिनोर जाकर वापस अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका देते हैं, जो कि एक बेहद ही समृद्ध राज्य है और ये मौका हर किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन ग्लैडियल इस बात से खुश नहीं थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रात में ग्लैडियल अपने भाई के स्मारक के पास खड़ी होकर उसे याद कर रही थी कि एल्ड्रोन वहां आकर उसे समझाने लगता है, लेकिन ग्लैडियल हार मानने को तैयार नहीं थी। एल्ड्रोन बताता है कि महाराज ने उसके निवेदन को ठुकरा दिया है और निसाल मिलने से ये साबित नहीं होता कि सेवरोन जिंदा है। कुछ देर आपस में बहस करने के बाद किसी तरह एल्ड्रोन उसे घर जाने के लिए मना ही लेता है, लेकिन सच तो यही था कि ग्लैडियल अभी भी नाखुश थी। फिर हम दक्षिण भूमि पर इंसानों की बस्ती को देखते हैं, जहां एल्प्स के सिपाही उनकी खबर लेने आते हैं, क्योंकि पास्ट में इंसानों ने साउरोन का साथ दिया था। तब से एल्प्स उन पर नजर रखते हैं, जिनके एक सिपाही का नाम एरोंडियर था। वो एक बार में जाकर पूछताछ करता है। फिर हम एरोंडियर को एक औरत के साथ देखते हैं, जो एक डॉक्टर थी और वो एक सिंगल मदर भी थी। उसके बेटे का नाम थोई है, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, जो कि बाकी एल्प्स और इंसानों के बीच तो नहीं था। वो एक दूसरे को शायद पसंद भी करते थे, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। फिर वो दोनों सिपाही किले में वापस जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि राजा ने इंसानों और एल्प्स के बीच चली आ रही इस जंग को ख़त्म कर दिया है और सारी सैनिक चौकियां भी खाली करने का आदेश दे दिया है। एरोंडियर एक ऊंची टावर पर खड़ा होकर उस जगह को देख रहा था। तभी उसका रक्षा प्रमुख उसके पास आता है और कहता है यहाँ सब कुछ बदल गया सिवाय इंसानों के। एरोंडियर इस बात को अपोज करता है और कहता है कि इस बात को काफ़ी वक्त बीत गया है। तो रक्षा प्रमुख उसे समझाते हुए कहता है कि तुम इतने सालों से इंसानों पर नज़र रखते हुए आए हो, उनके पूर्वजों की गद्दारी की वजह से नहीं, बल्कि उनके खुद के कर्मों की वजह से। फिर एरोंडियर आखिरी बार डॉक्टर से मिलने जाता है। वो उसे अपने दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी डॉक्टर के घर कोई अपनी गाय लेकर आता है, जो कि बीमार थी, और ये सुनकर एरोंडियर भी वहाँ आ जाता है। जैसे ही वो गाय के थन को चेक करता है, उसमें दूध की जगह कुछ और ही निकलता है। वो आदमी उसे बताता है कि कुछ दिन पहले वो पूर्व में चढ़ते चढ़ते होर्डन तक पहुंच गई थी। तो एरोंडियर ये सुनते ही उस बात की छानबीन के लिए होर्डन की ओर निकल पड़ता है। डॉक्टर भी उसके साथ जाती है। इसके बाद थोई अपने दोस्त को एक तबेले में लेकर जाता है, जहाँ वह बताता है कि कुछ दिन पहले उसे कुछ मिला था। उसे देखने पर हमें पता चलता है कि यह हथियार उसी आकृति का है जो साउरोन को दर्शाता है। फिर हम ग्लैडियल और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि समंदर के रास्ते वेलिनोर की ओर बढ़ रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एल्ड्रोन को राजा के साथ देखते हैं। हमें पता चलता है कि राजा नहीं चाहते थे कि ग्लैडियल साउरोन को ढूंढने के सफ़र को जारी रखे, क्योंकि उसके मिलने पर ग्लैडियल उसे भड़का सकती थी और वो बस अब शांति चाहते थे। फिर वो एल्ड्रोन को शिल्पकार कैलिब्रम्बोर से मिलवाता है और उसे उनके साथ काम करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम एरोंडियर को देखते हैं, जो कि डॉक्टर से कहता है कि उसे उसके अलावा किसी इंसान पर भरोसा नहीं है। होर्डन पहुंचने पर वो देखता है कि वहाँ सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका था, लेकिन उन्हें वहाँ जिंदा या मुर्दा कोई इंसान नहीं मिलता। फिर उन्हें एक घर में सुरंग मिलती है, जिसकी तलाशी करने के लिए एरोंडियर उसमें चला जाता है। डॉक्टर को जाकर सबको चौकन्ना करने के लिए बोलता है। फिर हम ग्लैडियल और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ एक सुरीले संगीत, पंछियों से भरा एक खूबसूरत आसमां उनका स्वागत करता है। तभी ग्लैडियल को उसके भाई के बचपन में कही बात याद आती है कि कभी कभी अंधेरों को छुए बिना हम रोशनी की ओर नहीं जा सकते। तभी आसमान में एक काक का गोला हार्फिट की बस्ती के पास जाकर गिरता है और इसी के साथ ग्लैडियल भी जहाज से कूद जाती है और वो वेलिनोर नहीं जाती। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।